नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के क्रम में कल मैंने आपको बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता टॉपिक पढ़ाया था। उसी के आगे हम आज आपको सबसे पहले आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेजों का मैसूर के साथ संघर्ष। अब मैसूर के संदर्भ में अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का शासक चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज ये एक हिंदू राजा था मैसूर का, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी के मध्य में चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक था। चिक्का कृष्णराज एक अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए राज्य की सारी शक्ति इसके एक मंत्री नंदराज के हाथों में थी। यानी सर्वे सर्वा मैसूर राज्य का राजा तो है कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, लेकिन मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा कौन था? नंदराज था, जो चिक्का कृष्णराज का मंत्री था, सेनापति था। इसी के हाथ में राज्य की सारी शक्ति थी, ठीक है। एक तो ये चीज़। अब इसी समय 18वीं शताब्दी के मध्य में अगर आप देखें तो हैदर अली नामक एक साधारण व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, निरक्षर था, अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, ये सेना में भर्ती हुआ एक सिपाही के रूप में। उस समय सिपाही बनने के लिए कोई अक्षर ज्ञान या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी। तो हैदर अली जो है वो नंदराज की सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती होता है। अब हैदर अली अपनी योग्यता से, अपने गुण से, आप देखेंगे कि 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल जिला था, यहाँ एक किला था, यहाँ का आप देखेंगे कि इसे फौजदार नियुक्त किया गया। तो एक प्रमुख पद है। तो हैदर अली जो एक सिपाही के पद से नियुक्त होता है, अपनी योग्यता से एक किले का क्या बन जाता है? फौजदार, ठीक। अब डिंडीगुल के फौजदार के रूप में अगर हैदर अली की उपलब्धि देखें तो इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इसने, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसियों का सहयोग लिया और फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। यूरोपीय ढंग के शस्त्र अस्त्र यहाँ तैयार करवाए, तो यहाँ आधुनिक शस्त्रागार इसने स्थापित किया और डिंडीगुल के फौजदार के रूप में काफ़ी ख्याति इसने अर्जित कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसकी ख्याति जब बढ़ी तो 1758 में इसे मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में इसे बुला लिया गया। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। यहाँ श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा का दायित्व हैदर अली को सौंप दिया गया। अब फिर आगे 1759 ईस्वी की घटना क्या होती है कि मैसूर पर मराठों का आक्रमण होता है, मराठों का आक्रमण। और इस समय आप देखेंगे कि मराठे बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। चारों क्षेत्र में चौतरफा आप देखेंगे कि उनका विजय अभियान चल रहा था। 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और इस अवसर पर मैसूर की सुरक्षा का दायित्व हैदर अली के हाथों में आया। हैदर अली का मराठों से युद्ध हुआ और हैदर ने मराठों को पराजित करके मैसूर से भागने के लिए विवश कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मराठों से इसने मैसूर राज्य की सुरक्षा की। अब इस उपलब्धि के बाद अगर देखा जाए तो हैदर अली को मैसूर का सेनापति बना दिया गया। पूरे मैसूर साम्राज्य का, मैसूर राज्य का सेनापति एक सिपाही था, निरक्षर व्यक्ति, और वो अपनी योग्यता से क्या बन जाता है? मैसूर का सेनापति, ठीक है। और फिर इसने
नंदराज की हत्या करके एक तरह से राज्य की सारी शक्ति भी अपने हाथों में ले लिया। तो मैसूर राज्य का सेनापति के साथ साथ राज्य का सर्वे सर्वा भी हैदर अली बन गया। और बाद में जब नंद चिक्का कृष्ण राज की मृत्यु हो गई तो ये मैसूर का वास्तविक शासक भी बन गया। तो मैसूर का शासक बना और आगे ये मैसूर का सेनापति बना और फिर आप देखेंगे मैसूर का शासक भी बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले तो हैदर अली अपनी योग्यता से किस तरह से एक सिपाही से मैसूर के शासक के पद तक पहुंच गया। ठीक है, एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़, चूँकि आपको पढ़ना है आंग्ल मैसूर संघर्ष, अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संघर्ष पढ़ना है, तो वास्तव में ये अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ जो संघर्ष प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत हैदर अली के समय से होती है, जब हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ कई युद्ध हुए और प्रत्येक युद्ध के अलग अलग कारण भी रहे। अब सबसे पहले अगर आप देखें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में, इस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। ठीक है, अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण अगर देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को शत्रु मानते थे अपना। ठीक है, तो अंग्रेज शुरू से ही हैदर अली को अपना क्या मानते थे? शत्रु। क्यों मानते थे? उसका रीज़न अगर देखें तो उसका कारण ये था कि हैदर अली अंग्रेज़ों के शत्रु फ्रांसीसियों की सहायता से अपना उत्कर्ष किया था। ठीक है, तो हैदर का जो उत्कर्ष हुआ है वो फ्रांसीसियों की सहायता से हुआ। ठीक है, एक तो ये चीज़। अब चूंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के शत्रु थे, हैदर अली अपने उत्थान में फ्रांसीसियों का सहयोग लिया। यही कारण है कि अंग्रेज हैदर अली को प्रारंभ से ही अपना शत्रु मान रहे हैं। तो अंग्रेज हैदर को शुरू से ही अपना शत्रु मान रहे हैं, एक तो ये चीज़। अब तात्कालिक कारण अगर देखा जाए कि अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ जो पहला युद्ध हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण अगर देखा जाए तो वो है कर्नाटक का सीमा विवाद। अब देखिए, मद्रास में अंग्रेजी सत्ता है, तो मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच में कर्नाटक का सीमा विवाद चल रहा था। कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था जिस पे मैसूर भी अपना अधिकार चाहता था और मद्रास की अंग्रेजी सरकार भी अपना अधिकार चाहती थी। तो उसी कर्नाटक के सीमा विवाद को लेकर के अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये तात्कालिक कारण है। ठीक है, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आक्रमण किया। तो अब इस युद्ध की पहल अंग्रेज़ों के द्वारा होती है। 1767 ईस्वी में एक अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में मैसूर राज्य पर आक्रमण हुआ। अब प्रारंभ में तो हैदर अली अंग्रेजी सेना से पराजित हुआ, लेकिन शीघ्र ही हैदर ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया और अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को खदेड़ते हुए मद्रास तक ले गया। अब अंग्रेज़ों को लगा कि हैदर अली मद्रास पर भी अधिकार कर ले गए, तब अंग्रेज़ों ने जो है हैदर से समझौता करने का अनुनय विनय करना प्रारंभ किया। परिणाम क्या होता है कि फिर दोनों पक्षों में समझौता होता है। उसी समझौते को मद्रास की संधि कहते हैं। ठीक है, ये मद्रास की संधि 1769 में हुई। तो अब मद्रास की संधि किसके बीच में हुई, या 1769 की मद्रास की संधि किसके बीच में होती है? तो मद्रास की अंग्रेजी सरकार और दूसरा पक्ष कौन है? मैसूर का शासक हैदर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में
मद्रास की अंग्रेजी सरकार और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि होती है। पहले युद्ध शुरू हुआ, 2 साल तक दोनों पक्षों में युद्ध चला, अंततः दोनों के बीच में समझौता होता है और उसी समझौते को हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। संधि की शर्तें अगर देखा जाए तो पहली शर्त यह है कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या है, वापस किए जाएंगे। यानी जो क्षेत्र अंग्रेज़ों ने मैसूर से जीता है वो मैसूर को मिलेगा, जो मैसूर ने अंग्रेज़ों से जीता है वो अंग्रेज़ों को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करने की शर्त हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हैदर अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। हैदर अली अनेक अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो जो अंग्रेज बंदी बना लिए गए थे उन सब को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। ठीक है, तो हैदर अली सभी अंग्रेज बंदियों को क्या करेगा, रिहा करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी शक्ति द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण किए जाने पर एक दूसरे की सहायता की जाएगी। यानी अगर कोई तीसरी शक्ति अंग्रेज़ों पर आक्रमण करती है तो हैदर अली अंग्रेज़ों की मदद करेंगे, अगर कोई तीसरी शक्ति मैसूर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ जो है मैसूर की मदद करेंगे। ये भी समझौते में बात तय हुई और अंत में अंग्रेज़ जो है हैदर को युद्ध का हर्जाना देंगे। ये अंग्रेज़ों के लिए एक अपमानजनक बात थी कि अंग्रेज़ों ने युद्ध की पहल की थी, युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। तो युद्ध की समाप्ति के बाद ये तय हुआ कि अंग्रेज़ जो है युद्ध का हर्जाना हैदर अली को देंगे। तो इस तरह से मद्रास की संधि के द्वारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह संधि अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि, क्योंकि मद्रास पर अंग्रेज़ों का अधिकार है और हैदर अली एक मैसूर से जा कर के मद्रास में यानी अंग्रेज़ों के घर में ही उनके साथ समझौता करके उनके घर में ही उनसे युद्ध का हर्जाना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक संधि थी और निश्चित रूप से इस अपमान का बदला वो लेने के लिए भविष्य में तत्पर अवश्य होंगे। तो ये हमने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कारण बताया कि शुरू से ही अंग्रेज हैदर अली को अपना शत्रु मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि हैदर अली अपने उत्थान में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। दूसरी चीज़, कर्नाटक का सीमा विवाद, मद्रास की अंग्रेजी सरकार और हैदर के बीच में कर्नाटक का सीमा विवाद था। ये तात्कालिक कारण। 1767 में युद्ध की पहल अंग्रेज़ों ने की। प्रारंभिक चरण में हैदर पराजित हुआ, लेकिन अंत में अंग्रेज बुरी तरह से हारे और अंग्रेज़ों को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा और मद्रास की संधि के द्वारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये हुआ 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अगर आप देखें कि कारण क्या था, तो पहली चीज तो यह है कि अंग्रेज़ों ने इस युद्ध का मुख्य कारण अगर देखें तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माही, जो एक बंदरगाह था, और माही बंदरगाह था, पश्चिमी समुद्र तट पे था, और ये माही में फ्रांसीसियों की पूरी बस्ती थी। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया
और ये माही जो है ये हैदर के राज्य में, मैसूर राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, तो हैदर के राज्य के अंतर्गत माही आता था और यहाँ फ्रांसीसियों की बस्ती थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके माही पर अधिकार कर लिया। अब इसके कारण जो है हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो जाता है, क्योंकि माही बंदरगाह से मैसूर की सेना के लिए बहुत सारी चीज़ें बाहर से मिलती थीं और अब वो मिलने में दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो इसी घटना के कारण हैदर अली ने क्या किया, 1780 में अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने, हैदर अली के मित्र फ्रांसीसी थे, इनकी बस्ती माही पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हैदर अली ने 1780 में अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक जो है अंग्रेजों का मित्र राज्य था, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक का जो नवाब था वो भाग करके मद्रास पहुंचा और हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों से मदद मांगी। ठीक है, ये तो कर्नाटक, जैसे हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया, कर्नाटक का नवाब भाग करके मद्रास पहुंचा और अंग्रेजों से हैदर के विरुद्ध मदद मांगी। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी 2 सेना हैदर के विरुद्ध भेज दिया, एक कर्नल बेली के नेतृत्व में और दूसरी हेक्टर मोनरो के नेतृत्व में। ठीक है, ये हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों ने कर्नल बेली और हेक्टर मोनरो के नेतृत्व में हैदर के विरुद्ध ये 2 सेना भेजी गई। हैदर अली ने कर्नल बेली को जो है अरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। इधर हैदर का बेटा टीपू सुल्तान था और उसने पोलीलुर के मैदान में हेक्टर मोनरो की सेना को पराजित कर दिया। तो यहाँ अंग्रेजों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा। हैदर अली ने अरंदी के युद्ध में बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित करता है। ठीक है, और इधर हैदर का पुत्र टीपू था, उसने भी अपनी सेना के साथ हेक्टर मोनरो को पराजित कर दिया। तो यहाँ अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा और पराजित होकर के अंग्रेजी सेना वापस मद्रास चली गई और हैदर ने कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब कुछ दिनों बाद 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर भेज दिया। ठीक है, पुनः अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजा, मैसूर। अब आयरकूट और हैदर अली के बीच में आप देखेंगे कि भीषण युद्ध हुआ। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध 1782। ये सबसे चर्चित युद्ध रहा और इस युद्ध में आप देखेंगे हैदर पराजित हुआ, युद्ध भूमि में घायल हुआ और उसी का परिणाम था कि 1782 के अंत में हैदर अली की मृत्यु हो जाती। युद्ध में घायल होने के कारण हैदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ, कारण हैदर की जब मृत्यु हो जाती है तो हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, हैदर की मृत्यु हुई और उसका बेटा टीपू मैसूर का शासक बन गया। अब जो ये युद्ध चल रहा था उस युद्ध को टीपू ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो युद्ध, हैदर की मृत्यु जरूर हो जाती है लेकिन युद्ध चलता रहा, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। तो टीपू ने 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। अब अनेक अंग्रेजों को इसने बंदी भी बना लिया। परिणाम ये हुआ कि अब अंग्रेज जो है समझौता करने के लिए विवश हो गए और फिर आप देखेंगे कि एक समझौता होता है मंगलौर की संधि। तो ये 1784 में होती है ये, और मंगलौर की संधि के द्वारा ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू हुआ था और वो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अब इस युद्ध में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में अंग्रेज पराजित हुए,
फिर एक युद्ध में हैदर अली भी पराजित हुआ, लेकिन टीपू ने पुनः अंग्रेज़ों को पराजित किया। यानी इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों को ही हार का सामना करना पड़ा। अब मंगलौर की संधि की शर्तें अगर देखा जाए तो शर्तें वही है कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए गए, टीपू अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा और अंग्रेज मैसूर के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, ऐसा वादा किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस कारण से शुरू होता है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करने से। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेज पराजित हुए। फिर आगे आयरकूट के साथ युद्ध करते हुए घायल हुआ, अंततः हैदर की मृत्यु हुई, टीपू शासक हुआ। टीपू का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध चलता रहा, अंग्रेज पराजित हुए और मंगलौर की संधि द्वारा यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे कि निर्णायक कोई निर्णय नहीं हो पाया। ठीक है, एक समझौते द्वारा दोनों पक्षों में शांति स्थापित की गई। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखें, ये 1790 में शुरू हुआ, 92 तक चला। तो तृतीय आंग्ल मैसूर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आप देखें, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अगर देखें तो पहली चीज़ ये थी कि जब टीपू शासक बना तो इसने विदेशों में अनेक दूत मंडल भेजे। ठीक है, अब इस घटना से अंग्रेज नाराज इसलिए हुए कि टीपू अनेक देशों से साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा, अनेक देशों से राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा। तो इससे अंग्रेज जो है नाराज हो रहे हैं कि शायद हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जाए। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जब कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया तो इसने क्या किया कि अपने मित्र राज्यों की सूची जारी की और उस सूची में मैसूर का कहीं नाम नहीं था। तो इसलिए टीपू भी अंग्रेज़ों से क्या हो गया, नाराज हो जाता है। तो पहली चीज़, अंग्रेज टीपू से नाराज हैं, टीपू भी अंग्रेज़ों से नाराज हो जाता। नाराज़गी दोनों में थी। तात्कालिक कारण अगर आप देखें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण ये था कि क्रेंगानूर एवं आईकोटा, ये दो दुर्ग थे, दो किले थे, डचों के थे, और इन दोनों किलों को जो है डचों से टीपू खरीदना चाहता था। टीपू क्या करना चाहता था? खरीदना चाहता था, क्योंकि डच लोग भारत से वापस जा रहे थे तो वो अपने किले बेच रहे थे। तो ये केरल के निकट जो है उन्हीं की सीमा पर स्थित ये क्रेंगानूर, आईकोटा, ये दो स्थानों पर डचों के किले थे। इन्हें टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन टीपू के खरीदने से पहले ही त्रावणकोर राज्य था, अंग्रेजों का मित्र राज्य था। त्रावणकोर के राजा ने डचों से इन्हें खरीद लिया। किसने खरीद लिया? त्रावणकोर के राजा ने। अब क्या हुआ कि टीपू और त्रावणकोर के राजा के बीच शत्रुता बढ़ गई, क्योंकि टीपू खरीदना चाहता था और बीच में आकर के त्रावणकोर के शासक ने ये दोनों किले डचों से खरीद लिया। त्रावणकोर राज्य जो था वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। ठीक है, अब टीपू नाराज हो करके क्या किया कि त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण किसका? टीपू का आक्रमण कहाँ हो जाता है? त्रावणकोर राज्य। चूंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य है और अंग्रेजों के मित्र राज्य पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज जो है उसकी सहायता करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस था,
इसने तुरंत मराठों के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता किया और तीनों शक्तियां मिल करके मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर पर आक्रमण। तो यहाँ अंग्रेज जो है अकेले मैसूर पर आक्रमण नहीं करते हैं, अंग्रेज भी हैं, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है, कॉर्नवालिस मराठों से समझौता किया, हैदराबाद के निजाम से समझौता किया और तीनों मिल करके मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। कब आक्रमण करते हैं? 1790 में। अब ये तीनों शक्तियां मैसूर के अनेक क्षेत्रों को विजित किया। जीतते हुए ये तीनों मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अब चूंकि टीपू की सेना कई युद्धों में पराजित हुई थी और अंत में अंग्रेजी सेना मराठा और निजाम के साथ राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, अब टीपू विवश हो गया और विवश हो करके अंग्रेजों से संधि करने के लिए तैयार हुआ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। 2 साल युद्ध चलने के बाद क्या होता है? समझौता होता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में होती है? कॉर्नवालिस के बीच में, और दूसरा पक्ष कौन है? टीपू। ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब समझौते की शर्त क्या थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। पहली शर्त यह है कि टीपू अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देगा और यह आधा राज्य अंग्रेज मराठा निजाम आपस में बांट लेंगे, क्योंकि 3 लोगों ने आक्रमण किया तो तीनों में बटेगा। तो इस संधि के द्वारा टीपू को अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ा और उस आधे राज्य को कितने लोग बांटेंगे? अंग्रेज, मराठा और निजाम। ठीक है। दूसरी शर्त यह थी कि टीपू 3 करोड़ रुपए हर्जाना देगा। तो टीपू पर 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया। यद्यप नकद धन ना होने के कारण टीपू के 2 पुत्र जो है कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। और तीसरी चीज, टीपू की सैन्य शक्ति कमजोर कर दी गई, सीमित कर दी गई कि अब टीपू बड़ी सेना नहीं रख सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा टीपू की राजनीतिक शक्ति कमजोर कर दी गई, आधा राज्य लेकर। आर्थिक शक्ति कमजोर कर दी गई, बहुत ज़्यादा हर्जाना लगा करके। सैन्य शक्ति कमजोर कर दी गई क्योंकि सेना को सीमित कर दिया गया। चूँकि टीपू पराजित था, अतः विवश होकर के ये शर्तें टीपू को मानना पड़ा। और इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, अपने शत्रु को कमज़ोर बना दिया। इस कॉर्नवालिस के मित्र कौन है? मराठा और निजाम। इनको शक्तिशाली बनाए बिना, इनको शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु टीपू को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्रेंगानूर और कोटा के दुर्ग को लेकर के तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ था और अंत में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये तीसरा युद्ध हमने आपको बताया। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, यह अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, चौथा। इस युद्ध का कारण अगर देखा जाए तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया और ये भारतीय राज्यों के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव रखता था, जिसके द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी प्रभुत्व में ले लिया जाता था। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, कि टीपू भी अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ले, अर्थात एक तरह से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन टीपू यद्यप कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी
टीपू अंग्रेजों की सहायक संघ स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप बेले जली नाराज हो गया और 1799 में इसने मैसूर पर कई तरफ से आक्रमण कर दिया, अनेक तरफ से, पूरब की तरफ से भी, पश्चिम की तरफ से भी आक्रमण कर दिया। अब टीपू अनेक युद्धों में पराजित हो गया। अंत में अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, राजधानी थी, और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में ही अगर आप देखें तो श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में टीपू दुर्ग के द्वार पर ही युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू क्या होता है, ये युद्ध में मारा जाता है। तो यही, और इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि मैसूर के प्राचीन राजवंश बोदयार वंश के एक अल्पवयस्क बालक को, कृष्णराज को शासक बना दिया और इसे सहायक संघ स्वीकार करा दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये आंग्ल मैसूर संघर्ष, 4 आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब टीपू सुल्तान के बारे में अगर देखें तो 1782 से 1799 तक यह शासक रहा। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का शासक बना और 1787 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, स्वयं को बादशाह घोषित किया। इसने अरबी दिन महीने के कैलेंडर वर्ष अरबी पंचांग की शुरुआत की, अरबी पंचांग को प्रचलित किया इसने। ठीक है, फिर शासक बनने के बाद इसने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावासों की स्थापना की। तो जो आधुनिक दूतावास हैं उस तरह का दूतावास टीपू सुल्तान ने विदेशों में स्थापित किया, अनेक देशों में अपने दूत भेजे। फिर इसने राज नियंत्रित उद्योगों को स्थापित किया, राज नियंत्रित उद्योग स्थापित किए, कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी इसने कार्य किया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि चूँकि फ्रांसीसी मैसूर राज्य में थे और फ्रांसीसियों के साथ टीपू के अच्छे संबंध थे, जब फ्रांसीसी सैनिकों ने टीपू से जैकोबिन क्लब बनाने की अनुमति मांगी तो इसने सहर्ष तैयार हो गया और इसने टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने की अनुमति दे दी फ्रांसीसियों को, और स्वयं टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, नागरिक टीपू कहलाया। इसने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? टीपू सुल्तान ने। यह एक धर्म सहित शासक भी था, यद्यपि इस्लाम के प्रति कट्टर अनुयायी था, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य धर्मों को जो है
ये संरक्षण देता था। ठीक है। अब इसके धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण यह है कि इसने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को मूर्ति स्थापित करने के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए धन प्रदान किया, धन दिया। इसी तरह आप देखेंगे श्रीरंगपट्टनम के मंदिर में, श्रीरंगपट्टनम में भगवान रंगनाथ का मंदिर, भगवान नरसिंह का मंदिर, इन सब के मंदिर थे और इनके मंदिर में पूजा पाठ में इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर इसने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की, हिंदुओं की नियुक्ति। तो ये भी आप देखेंगे कि कृष्णराज पूर्णिया, ये सब कृष्णराव पूर्णिया ये सब हिंदू थे और इसके प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त थे। तो ये टीपू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लें। तो देखिए, ये हमने एक टॉपिक आंग्ल मैसूर संघर्ष पूरा किया, इसे आप देखें। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के क्रम में हम आपको जो है अगला टॉपिक इसी में लेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष, ये टॉपिक है। ठीक है, तो आंग्ल मराठा संघर्ष देखते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये आधुनिक काल चल रहा है तो इसके अंतर्गत आप आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे, लेकिन मध्यकाल के इतिहास में मराठों का इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप मराठों का इतिहास अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको आंग्ल मराठा संघर्ष ही पढ़ाएंगे। अब आंग्ल मराठा संघर्ष की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि 1772 ईस्वी में नारायण राव ये पूना में मराठों के पेशवा बने। पेशवा ही मराठा राज्य का वास्तविक शासक होता था। वैसे तो ये मराठा राज्य का प्रधानमंत्री होता था और जो मराठा राज्य का शासक होता था वो छत्रपति कहलाता था, लेकिन छत्रपति नाम मात्र का होता था और जो प्रधानमंत्री अर्थात पेशवा होता था वो मराठा राज्य का वास्तविक शासक होता था। ठीक है, तो 1772 ईस्वी में नारायण राव पूना में पेशवा नियुक्त हुए, प्रधानमंत्री मराठों के नियुक्त हुए। ये वास्तविक शासक भी होते थे। अब इसी समय पेशवा या मराठा राज्य को लेकर के कुछ घरेलू झगड़े शुरू हो गए। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव थे। रघुनाथ राव कौन थे? चाचा थे। ठीक है, राघोबा के नाम से प्रसिद्ध थे ये। अब प्रारंभ में तो रघुनाथ राव ने मराठा राज्य के बंटवारे की बात की कि भाई मराठा राज्य का बंटवारा कर दीजिए, एक हिस्सा मुझे दिया जाए। लेकिन जब इनकी बात नहीं मानी गई तो 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव ने क्या किया? नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, पेशवा बनने के लिए चाचा रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने नारायण राव की क्या कर दिया? हत्या कर दी। तो ये एक घटना हो गई। लेकिन अब इस घटना के बाद जो प्रमुख मराठा सरदार थे वो रघुनाथ राव से नाराज हो गए, क्योंकि इसने पेशवा की हत्या की। अब रघुनाथ राव तो हत्यारा हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो
मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस, एक मराठा सरदार ये भी थे, नाना फडणवीस के नेतृत्व में इनकी देखरेख में एक अल्पवयस्क बालक माधवराव नारायण को पेशवा नियुक्त कर दिया। ठीक है, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के जगह मराठा सरदारों ने क्या किया कि नाना फडणवीस की देखरेख में एक छोटे से बालक माधवराव नारायण, जो नारायण राव के पुत्र थे, अल्पवयस्क थे, माधवराव नारायण को पेशवा पद पर नियुक्त कर दिया और प्रशासन की देखभाल के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया। प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर इस 12 भाई परिषद में बड़े बड़े मराठा सरदार सदस्य होते थे और यही प्रशासन की देखभाल करते थे। अब इन मराठा सरदारों की चुनौती का सामना करने में रघुनाथ राव असमर्थ रहा। ठीक है, अब ये असमर्थ हो करके आप देखेंगे जब सफल नहीं हुआ तो रघुनाथ राव भाग करके बंबई पहुंचा। ये रघुनाथ राव भाग करके अब कहाँ पहुंचता है? बंबई। बंबई अंग्रेजों के अधिकार में थी, तो बंबई की जो अंग्रेजी सरकार थी, बंबई की अंग्रेजी सरकार, इसके पास रघुनाथ राव पहुंचा और पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी कि हमें पेशवा बनाइए। ठीक है, तो पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव जो है बंबई की अंग्रेजी सरकार से क्या मांगता है? मदद मांगता है। अब बंबई की अंग्रेजी सरकार रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद देने के लिए एक समझौता किया, उसे सूरत की संधि कहते हैं। सूरत की संधि, ठीक है, 6 मार्च 1775। तो अब ये सूरत की संधि किसके बीच में हुई? तो ये बंबई की अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव, इनके बीच में। ठीक है, ये सूरत की संधि होती है। अब इस संधि की शर्तें अगर देखें कि इस संधि की शर्तें क्या थी, तो पहली शर्त तो ये थी कि अंग्रेज सेना के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। हाँ, तो अंग्रेज पेशवा बनाने में रघुनाथ राव की क्या करेंगे? मदद करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो रघुनाथ राव अंग्रेजों को सेल्सट द्वीप और बेसिन के आसपास के जो टापू हैं वो आप देखेंगे कि वो अंग्रेजों को देगा। रघुनाथ राव सेल्सट द्वीप और बेसिन के आसपास के टापू किसे देगा? अंग्रेजों को दे देगा। ये था। फिर रघुनाथ राव जो है सेना का खर्च अंग्रेजों को देगा। जो भी युद्ध का खर्च होगा वो सारा खर्च रघुनाथ राव किसको देगा? अंग्रेजों को। और तीसरी ये थी कि जब पेशवा बन जाएगा रघुनाथ राव तो मराठों का बंगाल कर्नाटक क्षेत्र पर आक्रमण नहीं होगा। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की ये शर्तें स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से रघुनाथ राव के इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास से अंग्रेजों का मराठों से युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो ये आंग्ल मराठा संघर्ष की हमने पृष्ठभूमि आपको बताई। अब आगे अगर आप देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 1782 तक चला। ठीक है, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस तरह से शुरू होता है? तो रघुनाथ राव के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों के कारण ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1775 से 82। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने
1775 में मराठा राज्य पर आक्रमण किया और सूरत के निकट आरस का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में यद्यपि मराठे पराजित होते हैं, लेकिन मराठे पराजित जरूर हो गए थे इस युद्ध में, लेकिन मराठा राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया। फिर आगे संघर्ष चलता रहा। 1778 में अगर देखा जाए तो बम्बई की अंग्रेजी सरकार और मराठों के बीच में तेलगांव का युद्ध हुआ। तेलगांव का युद्ध ये 1778 में हुआ। पहले आरस का युद्ध हुआ, फिर तेलगांव का युद्ध हुआ। तेलगांव के युद्ध में अगर देखा जाए तो मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं। अंग्रेज पराजित हो गए। पराजित होने के बाद फिर अंग्रेज समझौता करने के लिए विवश हुए और 1779 में बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि। अब बड़गांव की संधि किसके बीच में होती है? बम्बई की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार या मराठों के बीच में होती है। बड़गांव की संधि की शर्तें ये थी कि 1773 के बाद अंग्रेजों ने जो क्षेत्र मराठों से जीते हैं वो सारे क्षेत्र अंग्रेज मराठों को वापस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बंगाल से आने वाली अंग्रेजी सेना को भी वो रोकेंगे। ठीक है, रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ेंगे। ये सारी शर्तें तय हो गई। अब बड़गांव की संधि निश्चित रूप से बम्बई की अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत अपमानजनक थी और यही कारण है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, ये था इस समय, और वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बड़गांव की अपमानजनक संधि मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स बड़गांव की संधि मानने से क्या करता है? इनकार कर देता है कि इस तरह की अपमानजनक संधि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं मराठों से युद्ध करूंगा। अब वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी एक सेना, एक अंग्रेजी सेना मराठा राज्य में भेजा पूना, और पूना में आप देखेंगे 1781 में अंग्रेजी सेना और मराठों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। इसी समय वारेन हेस्टिंग्स ने एक सेना ग्वालियर भेजा। यहाँ मराठा सेनापति महादजी सिंधिया का शासन था और यहाँ अंग्रेजों से महादजी सिंधिया पराजित हो गए। अब महादजी सिंधिया पर अंग्रेजों ने दबाव बनाया कि आप जो है पूना दरबार से समझौता कराइए, अन्यथा आपके क्षेत्र पर हम अधिकार कर लेंगे। ठीक है, और महादजी सिंधिया का फिर पूना दरबार पर दबाव बना और परिणाम क्या हुआ कि फिर सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में। ठीक है, तो महादजी सिंधिया के दबाव में ये सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि ये वारेन हेस्टिंग्स यानी जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है और पूना दरबार के बीच में होती है। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में सालबाई की संधि होती है और इसी संधि के द्वारा आप देखेंगे कि ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये क्या है? समाप्त होता है। तो किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो उत्तर होगा सालबाई की संधि 1782 के द्वारा। अब इस संधि की शर्तें क्या थी? एक दूसरे के क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए गए। दूसरी चीज़ ये थी कि इस संधि के द्वारा ये जो सालसट द्वीप था और इसके साथ थाना का दुर्ग था, ये दोनों क्षेत्र जो है मराठों ने अंग्रेजों को दे दिया। तो सालसट द्वीप, थाना का दुर्ग मराठों द्वारा अंग्रेजों को दिया गया। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि पूना दरबार रघुनाथ राव के ऊपर अंग्रेजों ने जो धनराशि खर्च की थी 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए जो है ये पूना दरबार जो है अंग्रेजों को देगा, क्योंकि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की तरफ से युद्ध किया था, उसमें 12 लाख रुपए खर्च किया था। इसके अतिरिक्त ये था कि अंग्रेज रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ेंगे
और रघुनाथ राव को 3.5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि सालबाई की संधि समझौते के द्वारा ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। और सालबाई की संधि के द्वारा दोनों पक्षों में 20 वर्ष की शांति बनी रही। फिर 20 साल तक आप देखेंगे कि दोनों पक्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद पुनः अंग्रेज और मराठे फिर से आमने सामने आ जाते हैं। तो ये हमने आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर देखें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में प्रारंभ हुआ, 1805 तक चलता है। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, तो पहली चीज तो यह है कि 1800 ईस्वी में नाना फड़नवीस जो मराठों को बिल्कुल जोड़ करके रखा था, एकता बनाए रखा था, तो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो नाना फड़नवीस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। अब नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद जब जो पूना दरबार था ये एक बार फिर षड्यंत्र का केंद्र बनने लगा। यहाँ फिर षड्यंत्र शुरू हो गए, फिर एक दूसरे के विरुद्ध मराठा लड़ने लगे आपस में ही। अब आप देखेंगे कि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ये थे, ये पेशवा थे। साथ में आप देखेंगे कि दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे। इन दोनों ने ये योजना बनाई कि एक अन्य मराठा सरदार जो इंदौर के होलकर थे, इनसे युद्ध करने की, कि होलकर जो है अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान रहा है, इसको सबक सिखाना है। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया इंदौर के शासक होलकर को जो है नीचा दिखाने की योजना बना ली। ठीक है, अब पूना के निकट युद्ध हुआ और इस युद्ध में होलकर ने इन दोनों शक्तियों को पराजित किया। दोनों पराजित हो गए। और जब इन दोनों को होलकर ने पराजित किया तो होलकर ने क्या किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्थान पर रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। होलकर ने किसे पेशवा घोषित किया, बाजीराव की जगह विनायक राव को। अब ऐसी स्थिति में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, यह अपने पद को बचाने के लिए, कि मेरा पद बचा रहे, इसके लिए ये भाग करके बेसीन पहुंचा और यहाँ अंग्रेज़ों से मदद मांगी कि आप जो है हमारी मदद कीजिए, हमारे पद की रक्षा कीजिए। अब अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव से समझौता करने की पेशकश की, परिणाम स्वरूप बेसीन की संधि हुई 1802 में। तो बेसीन की संधि किसके बीच में हुई थी, पहली चीज तो ये जानेंगे। तो इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है अंग्रेज है। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 1802 में बेसीन की संधि होती है। अब इस संधि के द्वारा क्या होता है कि पेशवा जो है वह अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, एक तरह से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। अब ये सहायक संधि की शर्तें क्या थी, पहली शर्त ये थी कि पेशवा और अंग्रेजी कंपनी दोनों एक दूसरे के और एक दूसरे के मित्रों की रक्षा करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि पेशवा के राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च 26 लाख रुपया सालाना पेशवा देगा। तीसरी शर्त ये थी कि अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना पेशवा किसी भी राज्य से युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकता।
चौथी शर्त यह थी कि पूना में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी और सूरत पर जो है अंग्रेजों का अधिकार होगा, पेशवा का अधिकार समाप्त होगा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो पेशवा ने अपनी वैदेशिक शक्ति और सैनिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में सौंप देता है। अंग्रेजों के अनुमति के बिना अब वो कोई काम नहीं कर सकता। तो बेसिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बेसिन की संधि के संदर्भ में एक विद्वान सरदेसाई है, इन्होंने कहा है कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। शिवाजी ने जो मराठों की स्वतंत्रता स्थापित की थी उसका अंत किसने कर दिया? बेसिन की संधि ने। चलिए, तो पेशवा ने ये बेसिन की संधि स्वीकार की, अंग्रेजों की एक तरह से अधीनता स्वीकार की। अब इस घटना से अन्य मराठा सरदार पेशवा से नाराज हो गए। दौलतराव सिंधिया नाराज हो गए, यशवंतराव होलकर नाराज हो गए, अप्पाजी भोसले नाराज हो गए, ये सब। और जब ये नाराज हो गए तो अंग्रेजों ने इन मराठा सरदारों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से द्वितीय अंग मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। अब सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1803 में, आप देखेंगे कि दौलतराव सिंधिया और अप्पाजी भोसले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो 1800, चूंकि इन लोगों ने बेसिन की संधि का विरोध किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी। अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया और अप्पाजी भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया, फिर इन दोनों की अलग अलग सेना को भी पराजित किया। जब सिंधिया और भोसले दोनों अंग्रेजों से पराजित हो गए तो दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि की। सबसे पहले देवगांव की संधि हुई 1803 में, पहली संधि। अब देवगांव की संधि किसके साथ होती है? यह संधि अंग्रेजों एवं भोसले के बीच, अप्पाजी भोसले के बीच में हुई। तो ये देवगांव की संधि किसके बीच में होती है, ये याद रखना है। शर्तें क्या थी कि इस संधि के द्वारा भोसले ने कटक, बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिम का भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी भोसले के नियंत्रण में जो उड़ीसा का एक बड़ा क्षेत्र था वो सब अंग्रेजों को उसने दे दिया। दूसरी चीज़ ये इस शर्त में, इस संधि में ये कहा गया कि भोसले का विवाद जो निजाम और पेशवा के साथ है वो अंग्रेजों के माध्यम से निपटाएगा। ठीक है। अब दूसरी संधि अगर देखा जाए तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि थी। ये भी 1803 में, और ये संधि अंग्रेजों एवं सिंधिया के बीच में हुई। अंग्रेज एवं सिंधिया, ठीक है। सिंधिया का मतलब दौलतराव सिंधिया, ठीक है। तो ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई। किसके बीच में? ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच में होती है। इस संधि की शर्तें अगर देखें तो इस संधि के द्वारा सिंधिया ने गंगा यमुना का द्वाप क्षेत्र, राजपूताना का क्षेत्र, भड़ौच तथा अजंता और गोदावरी नदी के बीच के अपने सारे भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया। दूसरी चीज़, इस संधि के द्वारा सिंधिया ने अपने जो अधिकार सिंधिया का मुगल बादशाह, पेशवा, गायकवाड़ पर थे सब वापस ले लिया। तीसरी चीज़, इस संधि के द्वारा ग्वालियर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। तो इस तरह से इन संधियों के द्वारा भोसले और सिंधिया अंग्रेजों से पराजित होने के बाद उनके अधीन, एक तरह से उन्हें बहुत सारा क्षेत्र दे दिया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि अंग्रेजों का यशवंतराव होलकर से भी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित किया। और जब यशवंतराव होलकर पराजित हुआ तो इसके साथ भी एक संधि हुई, राजपुर घाट की संधि 1805।
तो ये एक और संधि होती है, राजपुर घाट की संधि। और ये संधि अंग्रेजों के बीच में और होलकर के बीच में, अंग्रेज और होलकर के बीच में, ठीक है, ये संधि। और इस संधि, राजपुर घाट की संधि के द्वारा अगर देखा जाए तो चंबल नदी के दक्षिण का सारा भूभाग होलकर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों का अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मराठों से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन 3 संधियों के द्वारा समाप्त हुआ, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि, ठीक है। तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष था। अब तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष अगर आप देखें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो देखिए विद्यार्थियों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हम कल के लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद फिर आपको जो है आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।